कोई भी व्यक्ति मिले, कोई कर्मचारी हो, कोई अधिकारी हो, कोई नेता हो, कोई जनता का व्यक्ति हो, तो ये सारे विषय भी और कर्म करने चाहिए। हमने किसी की परवाह नहीं की और बहुत से लोगों को जेल में डाला है। यहाँ तक जो करप्शन नकल करवाने में भी बड़ा एक गैंग बना हुआ था, उस नकल को रोकने के लिए 771 लोगों को पकड़ करके और हमने अंदर किया है। तो ये सारे करप्शन की चीजें। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, जिस दिन हमने सत्ता संभाली थी उसी समय हरियाणा एक हरियाणवी एक, ये नारा दिया था कि हमारे लिए पूरा हरियाणा एक है। हम जाति पाति के हिसाब से नहीं, हम जिलों के हिसाब से नहीं, हम वर्गों के हिसाब से नहीं, कोई भेदभाव नहीं करेंगे। और हमने उसमें से कई ऐसे पैरामीटर्स, मापदंड खड़े किए हैं, आज आप लोगों को अनुभव उसमें आता होगा। अगर मैं उसमें से कुछ उदाहरण देना शुरू करूं, तो जैसे हमने भर्तियां की हैं, नौकरियां दी हैं। अब ये भर्तियां और नौकरियां पहले पर्ची से खर्ची से दी जाती थी। जो भी कोई मेरा अपना देख करके सामने आ गया, उसको उसी ढंग से उसका तिलक लगाया जाता था। लेकिन हम उस सब में से बच करके आगे बढ़े हैं। आज बहुत गरीब परिवारों के बच्चे और नौकरियों में आए हैं। हमने यहाँ तक भी स्पेशल प्रावधान किए कि जिसके परिवार में एक भी नौकरी नहीं है, उसको हम 5% अतिरिक्त अंक देंगे। और इसमें से बहुत लोगों के, बहुत ऐसे परिवारों को लाभ हुआ है जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता था, 2 समय का भोजन नहीं था, सिर पर छत नहीं थी, और कमाने वाले बहुत मेहनत करके माता पिता और उनकी पढ़ाई कराते थे। पढ़ाई कराने के बाद योग्यता के आधार पर वो पीछे रह जाते थे, नकल करने वाले आगे बढ़ते थे या पैसा खर्च करके सिफारिशें करके आगे बढ़ते थे। आज हरियाणा में एक वातावरण बना है कि इस शासन में अब कोई से किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। ऐसा ही एक दूसरा उद्योग वो होता था जो नौकरी पेशे वाले लोग, कर्मचारी, इनके ट्रांसफर्स का, ये ट्रांसफर भी एक धंधा बना हुआ था। इसको हमने ऑनलाइन ट्रांसफर नीति ये करके और इसका हमने और उपयोग किया है। तो आज घर बैठे कोई भी कर्मचारी अपनी जो प्राथमिकता बताता है, उसकी सीनियरिटी के हिसाब से उसको उसका स्थान मिलता है, और उससे सब लोग लगभग 93% जो है और उसका लाभ उठाते हैं और उसमें अपने संतुष्टि के हिसाब से उनको स्थान मिलता है। एक बड़ा काम हमने किया कि नौकरियों में क्लास सी और डी, इसके अंदर केवल एग्जाम होता है। इसमें हमने इंटरव्यू की प्रथा खत्म कर दी, क्योंकि अगर जहां भी कहीं गड़बड़ होने के चांस होते हैं वो इंटरव्यू में ज्यादा होते हैं। हमने सी और डी की भर्ती में इंटरव्यू समाप्त कर दिए हैं। ऐसे ही नौकरी के लिए जो बार बार आवेदन करने का विषय आता था, उसको भी हमने समाप्त कर दिया है कि एक बार युवा को आवेदन करना है और एक ही आवेदन पर लगातार 3 साल तक जितने भी टेस्ट होंगे वो सब टेस्ट उसी फीस में, उसी आवेदन पत्र पर वो दे सकते हैं। और ग्रुप सी और डी दोनों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सी के लिए जैसे अभी अगले दिनों में 3 दिन के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने जा रहा है। लगभग 11 लाख लोगों ने, यानी नौजवानों ने, और उसमें अप्लाई किया है। मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा पारदर्शी तरीका है कि उनको बार बार एग्जाम नहीं देना पड़ेगा और एक ही एग्जाम से उनकी एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाएगी। बाद में पोस्ट के हिसाब से उनका एक और एग्जाम होकर के उनको नौकरी मिलेगी। जब ग्रुप डी का मामला आएगा, वो भी इसी प्रकार से केवल एक टेस्ट होगा, वही उनका मेरिट के आधार के ऊपर चयन का वो टेस्ट होगा, उसमें भी उनको कहीं दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए बार बार की जो परीक्षा है, इसको छुटकारा लेने के लिए हमने इस सिस्टम को शुरू किया है। जहां तक रोजगार का विषय है, इन 8 सालों में हमने 1,52,000 नए छोटे बड़े उद्योग ये सब लगे हैं, और इन 1,52,000 उद्योगों में 13.5 लाख युवकों को और ये रोजगार मिला है। अगर हम सरकारी नौकरियों को देखें तो मात्र उसमें 90,000 नौकरियां ही दे पाए हम, क्योंकि सरकारी नौकरी का स्कोप इतना ही है, इससे अधिक स्कोप नहीं है। हर वर्ष हम 15 से 20,000 नौकरी ही निकाल सकते हैं, लेकिन प्राइवेट उद्योग में, प्राइवेट नौकरी में या अपने स्वरोजगार के नाते से हम लोग इन योजनाओं को बनाते हैं। इन योजनाओं से लोगों को अपना लाभ मिलता है। जहां तक एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का विषय है, इसमें भी प्राथमिकता हमने जो दी है वो जो गरीब परिवार है, गरीब परिवार यानी जिनकी आय 1,80,000 रुपया है। एक जो नया हमने जो प्रोग्राम चलाया है वो है परिवार पहचान पत्र का। परिवार पहचान पत्र में हर परिवार की उसमें डाटा इकट्ठा किया गया है। परिवार की आय कितनी है, 1 लाख रुपए तक की आय के लगभग 7 लाख परिवार अभी भी हरियाणा में है। इन 7 लाख परिवारों की आय कैसे हम 1 लाख से 2 लाख तक ले जाएं, ये हमारा एक टारगेट है। इसके लिए रोजगार मेले हमने लगाए हैं।
मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इसके अंतर्गत सैकड़ों रोजगार मेले लगे हैं, जिनके अंदर लगभग 2.5 लाख परिवार उसमें अभी तक आ चुके हैं। सबकी काउंसलिंग की जाती है, सबको उनसे पूछा जाता है क्या आप काम कर सकते हैं, किस प्रकार के रिसोर्सेज उनको चाहिए। जिस भी किसी को पैसा यानी लोन चाहिए या कुछ थोड़े ग्रांट के भी जो कार्यक्रम है हमारे, उन ग्रांट्स के कार्यक्रम भी उनके सामने रखे जाते हैं। जिस भी किसी योजना का लाभ वो लेकर के अपना व्यवसाय करना चाहते हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। 17 विभाग इसमें लगे हैं, 24 बैंक्स इसमें उन्होंने ऑफर किया है कि ऐसे जो नौजवान काम करने वाले हैं, उनके पास हुनर है तो हम उनको लोन देने के लिए तैयार हैं। अभी तक 30,000 परिवार ये लोन ले चुके हैं। पहले वर्ष का टारगेट हमारा 1 लाख का है। बहुत जल्दी दोबारा से उन कैंप्स को शुरू करेंगे 1 लाख परिवारों को, और इसके माध्यम से जो हम रोजगार ये दिलाएंगे। और जो मैंने बताया कि परिवार पहचान पत्र, इसके माध्यम से जो सरकार की योजनाएं हैं, जिन योजनाओं का लाभ केवल गरीब परिवार को मिलना चाहिए, चाहे वो बीपीएल कार्ड है, चाहे वो तरह तरह के स्कॉलरशिप्स हैं, तरह तरह की और आवश्यकताएं हैं, उन सब के ऊपर भी इनकम का एक कैप, 1,80,000 वाले को सारी लाभ मिलेंगे, 1,80 से कोई एक दूसरा स्लैब भी हम तय करने वाले हैं, वहां तक मानो 50% लाभ मिलेगा, उसके बाद 25% लाभ मिलेगा, और एक लेवल ऐसा होगा जिसके बाद उन स्कीम्स का लाभ किसी और को ना मिले, केवल गरीब परिवार को मिले। इसका भी हम लोग आगे रचना बना रहे हैं। और पूरे जितने भी आबादी हमारी है, आज इस समय लगभग 2,83,00,000 ये हमारी आबादी रजिस्टर हो चुकी है। अभी रजिस्टर्ड आबादी को हम आगे एक और काम ने किया है कि इन सबको 5 भागों में बांटा है। एक भाग 0 to 5 ईयर्स, 0 से 5 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, इनकी संभाल करना, इनका हर समय इनके यानी शारीरिक अवस्था को देखते हुए, इनका स्वास्थ्य को देखते हुए, इनके पैरामीटर जो चेकिंग के हैं, टेस्टिंग के हैं, और फिर समय समय पर इंजेक्शन जैसे यानी वैक्सीनेशन का इंजेक्शन है, या जो प्रारंभिक बच्चों को हमारी जो आंगनवाड़ी की बहनें वो लगाती हैं, उनका सबका भी डाटा रखा जाएगा, ताकि 0 से 5 वर्ष का जो भी बच्चा है, गरीब परिवार का हो, अमीर परिवार का हो, हर बच्चे का जो उसकी शारीरिक विकास होना चाहिए, वो बराबर उसका विकास होता रहे। 5 वर्ष से लेकर के और 18 वर्ष तक इन बच्चों को स्कूलिंग जिसको कह सकते हैं, स्कूल के अंदर जाने वाले बच्चे, इनकी सबकी चिंता हमारा जो एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट वो करेगा, और हर बच्चे का रिकॉर्ड रखेगा, उसको ट्रैक करेगा, कोई बच्चा इसमें से छूटे नहीं जो स्कूल में नहीं जा रहा, पढ़ाई नहीं कर रहा। तो ऐसे जो बच्चे छूट जाते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, इन सब की एक एक करके हमारे जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी, अधिकारी या अध्यापक, वो सब इनको ट्रैक करेंगे, ताकि 18 वर्ष तक के सब बच्चे हरियाणा में पढ़ाई में आ जाएं। 0 ड्रॉप आउट ये हमारा टारगेट है। इसी प्रकार 18 से लेकर के और 25 वर्ष तक, ये 25 वर्ष तक के जो आयु के युवा हैं, इन युवाओं को हमने इनका डाटा हायर एजुकेशन इनको रखा है, ताकि वो हायर एजुकेशन में पढ़ाई कौन कौन कर रहे हैं, या +2 के बाद, 10वीं के बाद कुछ ऐसे युवक भी होंगे जो पढ़ाई छोड़ करके अपना व्यवसाय कर रहे होंगे, कोई स्किलिंग कर रहे होंगे, किसी का मानो खेल में शौक है तो खिलाड़ी बना होगा। तो ऐसे सब नौजवानों का एक ट्रैकिंग रिकॉर्ड सारा बना करके 18 से 25 कोई भी एक युवा जिसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा ध्यान हर युवा 18 से 25 के ऊपर होगा। अब 25 से लेकर और 60 वर्ष तक की आयु, ये जो व्यक्ति होते हैं, ये एक प्रकार के आजीविका के नाते से, व्यवसाय के नाते से, नौकरी के नाते से, इनको हर किसी को अपना रोजगार चाहिए। तो इन सबको रोजगार विभाग जो हमारा है, या एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट जिसको हम कहेंगे, वो इसकी चिंता करेगा। एक भी व्यक्ति जिसको काम नहीं मिला है, उसको अगर अपनी योग्यता के आधार पर कहीं भी उसको अवसर मिलता है तो आगे बढ़ जाएगा। चाहे वो केंद्र सरकार की हमारी नौकरियां हैं, प्रदेश सरकार की नौकरियां हैं, अथवा स्थानीय तौर पर जो कहीं नौकरी मिलती है, प्राइवेट उद्योग में मिलती है, सेना में उसको भर्ती होने का अवसर मिलता है, पुलिस में भर्ती होने का अवसर मिलता है। हर प्रकार से उनके अवसर बढ़ाए जाएंगे इनकी आबादी के हिसाब से, और हम ऐसे काम करके हर एक व्यक्ति को कुछ काम चाहिए। हमारा नारा है, हर काम के लिए व्यक्ति और हर व्यक्ति के लिए काम। हर काम के लिए व्यक्ति, हर व्यक्ति के लिए काम। जैसे खेती में, किसान में हमने कहा हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, ऐसे हर काम के लिए व्यक्ति, हर व्यक्ति के लिए काम।
ये बातें हम सामने रख करके और अपनी योजनाएं सब बना रहे हैं। जहां तक 60 वर्ष से ऊपर के हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ हमारे लिए किया है, ऐसे व्यक्तियों का भी हर प्रकार की चिंता करने वाले जो लोग हैं, यानी उसमें सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, इनको हमने जिम्मे लगाया है कि हर व्यक्ति की, हर सीनियर सिटीजन की वो चिंता करें। अगर उसकी ओल्ड एज पेंशन की आवश्यकता है तो ऑटोमेटिकली हर किसी को ओल्ड एज पेंशन बननी चाहिए। अब इसको दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े, ये भी परिवार पहचान पत्र का एक अगला हमारा जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। अभी हर महीने लगभग 5,000 6,000 लोगों की ये पेंशन बनती है। अभी तक पिछले 6 महीनों में 49,000 लोगों की नई पेंशन ऐसी अपने आप बन चुकी है। ये क्रम लगातार बढ़ रहा है और हम किसी भी बुजुर्ग को अब किसी दफ्तर के चक्कर काटना, उसके फार्म, केवल एक बार एक फार्म भरवाया जाता है, उसकी ली जाती है, ऑप्शन ली जाती है, कंसेंट ली जाती है कि हाँ आप ओल्ड एज पेंशन लेना चाहते हैं, तो इस नाते से उसको हम उस काम में लगाते हैं। तो मेरा कहने का भाव है कि हम हर व्यक्ति को ट्रैक करके उसकी जो आवश्यकताएं हैं उस आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं। 5S इसका मैंने एक नारा दिया। 5S यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। ऐसी पांचों चीजों पर हम उसका जो है चिंता करते हैं। शिक्षा में बहुत अभूतपूर्व परिवर्तन वो जो हमने किए हैं, सरकारी शिक्षा के अंदर स्कूलों की एजुकेशन कैसे अच्छी हो, उसके अंदर एक नई कैटेगरी भी हमने शुरू की है, सांस्कृतिक मॉडल स्कूल। सांस्कृतिक मॉडल स्कूलों की संख्या अभी तक, वो प्राइमरी स्कूल तो संख्या 1000 के आसपास हो गई है, लेकिन जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वो भी 140 के लगभग हो गई है, जो टारगेट हमारा 500 का है। वहां विद्यार्थियों को जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने आप को क्वालिफाई करते हैं, उनको वहां भेजा जाता है। इसी प्रकार से नई एजुकेशन पॉलिसी, जो एजुकेशन केजी टू पीजी, ऐसे सिस्टम भी हमने शुरू किए हैं। 2 यूनिवर्सिटीज ने चला दिए हैं, 2 अन्य यूनिवर्सिटीज भी इसको अगले साल अडॉप्ट करेंगी। तो ऐसे उसी यूनिवर्सिटी के अंदर केजी क्लास से लेकर के पीजी क्लास तक सारी पढ़ाई उसकी होनी चाहिए। रोजगार युक्त ऐसी शिक्षा उसको मिले ताकि शिक्षा के साथ साथ उसको रोजगार भी मिल जाए। हमारी जो स्थानीय भाषाएं, सारे देश भर में ये काम क्योंकि चल रहा है, हर प्रदेश की अपनी स्थानीय भाषा के अंदर भी कोर्स शुरू किए जाए। हमने इंजीनियरिंग के कॉलेजेस, इसमें भी हिंदी की कुछ पाठ्यक्रम ये तैयार करवाए हैं ताकि एक एक कक्षा वहाँ हिंदी के इंजीनियरिंग कॉलेज में शुरू हो जाए। इसी प्रकार लॉ की हमारी पढ़ाई वो भी कैसे हिंदी में हो, मेडिकल कॉलेजेस की पढ़ाई वो भी कैसे हिंदी में हो। बहुत प्रदेशों में इसमें वो इस क्रम में आगे बढ़ गए हैं। तो अपनी जो भाषा है, हमारे देश की जो भाषाएं हैं, उस भाषाओं को कैसे हम प्रमोट करें, कैसे हम आगे बढ़ाएं, इसके लिए हम इस काम पर काम कर रहे हैं। हम कोई अंग्रेजी के विरुद्ध नहीं है, लेकिन अंग्रेजी का जहां उपयोग है वहां अंग्रेजी होगी, लेकिन जो सामान्य अपने देश के अंदर काम करने के लिए जो भाषाएं हमको चाहिए, वो अपनी प्रदेश की भाषा, स्थानीय भाषा, जो हमारी मदर टंग है, उसके अंदर भी ये सारे कार्यक्रम शुरू हों। ऐसा शिक्षा में हम आमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं। लड़कियों की, छात्राओं की शिक्षा के लिए हमने तय किया था कि हर 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज जरूर होना चाहिए। वो हमने टारगेट पूरा कर लिया है। तो भी हमारे पास डिमांड अभी 9 या 10 थाने से बचे हैं, जहां 20 किलोमीटर के अंदर यानी कोई कॉलेज नहीं है। वो हम इस बार मैपिंग करा करके और उनको भी बहुत जल्दी शुरू कर देंगे, उसमें कहीं कठिनाई नहीं आएगी। जहां तक मेडिकल एजुकेशन की शिक्षा का विषय है, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो जाए, उसका भी हमारा टारगेट पूरा होने जा रहा है। घोषणाएं सब हमने कर दी हैं। केवल 5 जिले ऐसे बचे हैं जिनमें काम अभी शुरू होना है। बाकी सब जिलों में या तो पहले से मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं या फिर अभी उनका शिलान्यास होकर के और उनमें बिल्डिंग्स बननी शुरू हो गई है। 2014 में केवल 750 मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट इतने ही डॉक्टर बनने के लिए दाखिल होते थे। आज वो संख्या बढ़ करके 1700 पहुंच गई है। तो एक प्रकार से हम डबल से भी ज्यादा डॉक्टर्स की संख्या में पहले से पहुंच गए हैं। सभी मेडिकल कॉलेज बनने के बाद ये संख्या लगभग 3000 एमबीबीएस के स्टूडेंट्स का दाखिला ये उसके बाद होना शुरू हो जाएगा। और जो हमारी डॉक्टर्स की कमी है, स्वास्थ्य के विषय में जरूर मैं ये चिंता करता हूं कि हमारी डॉक्टर्स की कमी है। हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स की कमी नहीं है। हॉस्पिटल हर जिला केंद्र पर 200 बेड का हॉस्पिटल ये हमने अनिवार्य कर दिया कि हर जिला केंद्र पर बनेगा। जो सब डिवीजन हेडक्वार्टर जिला केंद्र से 40 किलोमीटर दूर है, वहां भी 50 बेड का हॉस्पिटल ये जरूर बनेगा। तो इस पैटर्न पर हम मैपिंग करके हम काम आगे कर रहे हैं। जहां तक स्पोर्ट्स की बात है, स्पोर्ट्स हरियाणा प्रदेश, आप जानते हैं कि पूरे
देश में हमने अपना नाम कमाया है। देश भर के अंदर जितने प्रदेशों के मेडल आते हैं उसमें पूरे देश की टैली के अंदर 2/3 के लगभग 60% के आसपास हरियाणा के ही मेडल होते हैं। अब हरियाणा के मेडल पर्याप्त होने के बाद भी अभी देश में जो दुनिया के देशों के साथ मुकाबला करने के लिए हमारे जो मेडल आने चाहिए उसमें हम अभी कहीं 5वें स्थान पर, कभी 6ठे स्थान पर रह जाते हैं। इसको भी आगे बढ़ाने के लिए सभी प्रदेश काम करेंगे, हरियाणा और आगे बढ़ेगा। हम उसमें जरूर इच्छा रखते हैं कि देश हमारा कैसे प्रथम और दूसरे स्थान के ऊपर compete करके आए। तो खेलों के प्रोत्साहन के लिए जगह जगह पर हमने यानी बिल्कुल बाल अवस्था में ही, जैसा कैच देम यंग पॉलिसी है, उस अवस्था में भी 1100 नर्सरीज ये खोलने का हमारा टारगेट है। उसके लिए हमने काम करना शुरू कर दिया है। लगभग 500 से ऊपर नर्सरीज खुल गई हैं। बहुत सी डिमांड और आ रही है। सरकारी स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों को भी हम नर्सरीज दे रहे हैं। हर वर्ष का एक कोटा होता है, अगले वर्षों को इस कोटे को बढ़ाया जा सकता है और बच्चे उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए उन बच्चों को वहीं से खेल के लिए तैयार किया जाए। इसके लिए गांव-गांव में हमने जो स्टेडियम्स बनाए हुए थे, हमारे आने से पहले भी 400-500 स्टेडियम बने हुए थे, लेकिन उसकी दुर्गति कैसे हुई थी? वहां पर न कोच थे, बल्कि उनकी मरम्मत नहीं हो रही थी। उनके काफी बिल्डिंग्स और सारे चारदीवारें कई बार गिरी हुई थी। अंदर जो है आवारा पशु घूमते थे, कुत्ते गधे घूमते थे। हमने उन सब चीजों को ठीक करने के लिए कोचेस की भर्ती की है और जो मेडल्स लेकर के विद्यार्थी जो खिलाड़ी आएंगे, ऐसे खिलाड़ियों को हम नौकरी मेडल के आधार पर दे करके, और हमारी प्राथमिकता ये है उन सबको ऐसे जो स्टेडियम्स हैं उनके अंदर खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए उनको लगाएंगे। उनमें से ज्यादातर जो ऐसे खिलाड़ी मेडल विनर्स हैं उनको खेल विभाग में नौकरी दे करके खेलों को प्रमोट कैसे किया जाए, इस योजना पर भी लगातार हमारा काम चल रहा है। इंटरनेशनल लेवल का जो हमारा एक केंद्र विकसित हो गया है पंचकुला, पंचकुला में पहली बार खेलो इंडिया का एक कार्यक्रम ये आयोजित किया है। 10,000 से ऊपर ऐसे जो खिलाड़ी और उनके खेलों में सहायता करने वाले सब लोग वहां 7 दिन तक आकर रुके। पहली बार इतना बड़ा आयोजन ये हरियाणा ने किया है। आगे और भी इस प्रकार के आयोजन हरियाणा में हों तो खेलों में भी हमको बहुत प्रशंसा मिल रही है, हमें ख्याति मिल रही है और इसमें आगे कैसे बढ़े इस पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। मित्रों, इस नाते से मैं तो यही कहूंगा कि हरियाणा की प्रगति हर क्षेत्र को लेकर के, अगर मैं कृषि विभाग की बात करता हूं तो कृषि में भी हमारी सारी जमीन कैसे उपजाऊ हो जाए। इस साल में 1 लाख एकड़ जो सेम की जमीन है उसमें से कैसे पानी की व्यवस्था ठीक करना, और जो उबड़ खाबड़ जमीन है उसको कैसे ठीक करना, और अनुपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए हर प्रकार की सहायता ये हम किसानों को दे रहे हैं। किसानों की फसलें एमएसपी पर, लगभग 13 फसलें हमारी ऐसी हैं जो हमने एमएसपी डिक्लेयर करने के बाद खरीदने की अपनी योजना बनाई है। ये ठीक है, उसमें बहुत फसलें ऐसी भी हैं जो एमएसपी पर से ऊपर उनका भाव चला जाता है, उसमें सरकार खरीदती नहीं है। हम तो न्यूनतम जितना एक एमएसपी मिनिमम यानी जो सपोर्ट प्राइस है ये उसको मिलना चाहिए, उस सपोर्ट प्राइस के आधार पर हमारी कुछ फसलें जो एमएसपी से कम बिकती हैं उसको हम खरीदते हैं। जहां कहीं खरीदने की स्थिति स्टेट की नहीं होती वहां हम भावांतर भरपाई योजना ये भी देते हैं। जैसे पिछले साल बाजरे की भावांतर भरपाई हमने 600 रुपया पर क्विंटल ये सभी जो बाजरे के किसान ग्रोवर यानी बाजरा ग्रोवर जो किसान हैं उनको दिया था। इस बार बाजरे के रेट थोड़े से अच्छे हुए हैं तो उस राशि को हमने 450 रुपया क्विंटल ये किया है। ये बाजार भाव के हिसाब से भावांतर भरपाई उपयोग किया जाता है। सब्जियां और फल, इसमें अचानक अगर कहीं भाव टूट जाए तो पहले लोग सड़कों पर सब्जियां फेंक देते थे, लेकिन अब उनको सड़कों पर यानी फेंकने का ये ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। तो जितना भी उनकी एक लागत आती है उस लागत में और बाजार भाव अगर कम है तो उसका अंतर वो सरकार देती है। ये भी हमने सारी व्यवस्थाएं योजनाएं बनाई हैं। हमने अन्य जो खेती के अलावा अतिरिक्त जो व्यवसाय है जो किसान या किसान का बेटा कर सकता है, जिसके अंदर मछली पालन है, गौ पालन है, जिसके अंदर मधुमक्खी पालन है, मशरूम पालन है, डेयरिंग है, ऐसे कितने ही काम हैं कि उसको किसान के साथ यानी काम उस व्यवसाय के साथ जोड़ करके करने से बहुत सी चीजों का लाभ खेती में से उसमें हो जाता है। जमीन भी उसमें कम चाहिए, पानी भी ना के बराबर चाहिए, खेतों में ही और उन कामों को किया जा सकता है। किसान की आमदनी इसमें बढ़ सकती है। इसमें भी बहुत से प्रयोग हमने किए हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं सिरसा जिला लेता हूँ
झींगा मछली का उत्पादन ये बहुत बड़ी मात्रा में सिरसा जिला में होने लग गया है। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र के अंदर मधुमक्खी का ये पालन ये होने लगा है। ऐसे ही ये जो हमारा खुम्बी का जो व्यवसाय है मशरूम, ये सोनीपत जिला इसके अंदर बहुत अग्रणी हो गया है। फूलों की खेती इसमें गुड़गांव फरीदाबाद इस इलाके में फूलों की खेती बहुत होने लग गई है। तो अलग अलग इलाके में कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन वहां बनी है और कहीं कहीं सब्जियां भी अच्छी मात्रा में होती हैं। करनाल में आलू बहुत अच्छा होता है, यमुनानगर में होता है। तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। किसानों के फार्मर्स प्रोडक्शन यानी ऑर्गेनाइजेशन ये भी हमने बनाया है, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओज। उन एफपीओज में केंद्र सरकार की भी सहायता होती है, प्रदेश सरकार की भी होती है। उनको मार्केटिंग के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ता है, तो किसान की आय उसमें से बढ़ती है। पराली का जहां तक विषय है, पराली भी ये जलाने का जो एक प्रदूषण ये फैलने का जो एक क्रम बन गया था, किसान को यानी जरा भी उसमें संकोच नहीं होता था। हमने उनको समझाया भी है और समय समय पर दंडित भी किया है। उसके उनके खिलाफ एफआईआर भी इसलिए कराई है क्योंकि प्रदूषण अगर होता है वो हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसमें एनजीटी ने भी बहुत सख्ती की है, हमने भी सख्ती की है। उसका एक विकल्प के रूप में पराली का उपयोग कैसे किया जाए, इसका उपयोग जो हमारे जितने भी ऐसे एनर्जी के बिजली उत्पादन के जितने भी केंद्र हैं उसमें भी पराली काम आने लग गई है। आज ही मैं उसका एक रिपोर्ट ले रहा था अपने अधिकारियों से, तो लगभग 4 लाख टन ये पराली अब उपयोग में आने लग गई है। हालांकि ये कुल पराली का बहुत कम हिस्सा है, फिर भी इसका उपयोग और आगे कैसे बढ़े, कैसे नए नए उद्योग लगे, इस पर हम काम कर रहे हैं ताकि पराली भी किसान को उसकी आय का साधन ये बन जाए।